अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। तो पहले की तरह आज भी हम आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाली वीडियो लाए हैं। दरअसल सन 1957 में शहद की मक्खियों पर एक तजुर्बा किया जा रहा था और किए जाने वाले इस तजर्बे के दौरान एक छोटी सी गलती की वजह से बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। दरअसल ये नोटिस किया गया कि तजर्बे के बाद शहद की मक्खियाँ काफ़ी ज़्यादा हमला आवर और वहशी हो चुकी हैं। अब ऐसा लग रहा था कि अगर ये मक्खियाँ तजुर्बा करने वाले जाल से बाहर आ गईं तो ये अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ पर ख़तरनाक हमला कर डालेंगी। और फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। आज की इस दिलचस्प वीडियो में आपको शहद की मक्खियों के बारे में ऐसी हैरान इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि जो कि आपने पहले कभी ना सुनी होगी। इस दिलचस्प वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। नाज़रीन, दरअसल ये वाक़या ब्राज़ील के एक शहर रियो ग्लारो की एक लेबॉरेटरी में पेश आया था, जब एक वारूक नामी डॉक्टर शहद की मक्खियों पर एक तजुर्बा कर रहे थे। दरअसल यूरोपियन मक्खियाँ काफ़ी कम तादाद में शहद बनाया करती थीं। बस उसी वजह से डॉक्टर वारूक इन मक्खियों का DNA तब्दील करना चाहते थे ताकि ये मक्खियाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा शहद पैदा कर सकें। अब DNA में तब्दीली के लिए साउथ अफ्रीका से शहद की मक्खियाँ मंगवाई गईं, जिनको यूरोपियन मक्खियों के साथ शरीक किया गया। और ये तजुर्बा एक लेबॉरेटरी में किया जा रहा था जहाँ एक बहुत बड़े जाल में मक्खियों ने छत्ते बनाए हुए थे। तजुर्बा पूरी तरह से कामयाब हो चुका था और अब मक्खियों की इस नई नस्ल को अफ्रीकनाइज्ड बी का नाम भी दे दिया गया था। हर चीज़ बिल्कुल प्लान के मुताबिक हो रही थी, लेकिन फिर अचानक से डॉक्टर वारूक के ये देखकर होश ही उड़ गए कि ये मक्खियाँ तो ज़रूरत से ज़्यादा वहशी और हमला आवर हो रही हैं। अब उन मक्खियों का ये अजीब और वहशियाना बर्ताव देखकर डॉक्टर को काफ़ी ज़्यादा खौफ महसूस होने लगा था। उसीलिए अब डॉक्टर वारूक ने फैसला किया कि वो उन अफ्रीकनाइज्ड मक्खियों को जाल से बाहर बिल्कुल नहीं निकालेंगे, मगर वही हवा जो नहीं होना चाहिए था। जी हाँ, लैब वर्कर्स की एक छोटी सी गलती की वजह से उन मक्खियों की एक बहुत बड़ी तादाद इस जाल से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। मक्खियों की ये नई नस्ल किस हद तक खतरनाक थी ये उनके बाहर निकलने के बाद ही पता चला, क्योंकि ये नई नस्ल की मक्खियाँ जाल से निकलते साथ ही लोगों पर हमला आवर हो चुकी थीं। अब इन मक्खियों को काबू करना हर तमाम लेबॉरेटरी वर्कर्स के बस से बाहर हो चुका था। इन मक्खियों ने जाल से बाहर निकलकर अपने नए छत्ते बना लिए थे और अब उनकी तादाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही थी। हैरत अंगेज़ तौर पे ये मक्खियाँ ब्राज़ील से फैलते फैलते अब अमेरिका में भी बहुत बड़ी तादाद में फैल चुकी हैं, जो कि 1000 से ज़ायद इंसानों को मौत के घाट उतार चुकी हैं। और उसी वजह से ये अफ्रीकनाइज्ड मक्खियाँ किलबीज़ के नाम से भी जानी जाती हैं। देखने में तो ये अफ्रीकनाइज्ड मक्खियाँ बाकी शहद की मक्खियों की निस्बत काफ़ी काली होती हैं। 500 किलोमीटर दूर से भी ये अपने छत्ते की तरफ बढ़ने वाले शख्स पर जानलेवा हमला कर देती हैं। और अगर ये किसी जानवर या इंसान पर हमला करने की ठान लें तो फिर 1 किलोमीटर तक उस इंसान का पीछा करती रहती हैं। मगर दूसरी शहद की मक्खियों की तरह ये अफ्रीकनाइज्ड मक्खियाँ भी इंसान को काटने के फ़ौरन बाद ही मर जाती हैं। इन मक्खियों का डिंग इंसान के लिए किस हद तक ख़तरनाक होता है? आखिर डिंग मारने के बाद ये खुद ही फ़ौरन से मर क्यों जाती हैं? ये जानने के लिए ज़रूरी है कि पहले ये जाना जाए कि ये मक्खियाँ आखिर इंसानों पर जानलेवा हमला करती ही क्यों हैं। नाज़रीन, मक्खियों की चाहे कोई भी कस्म हो वो इंसानों पर सिर्फ उस सूरत में ही हमला करती हैं जब उन्हें ख़तरा महसूस होता है। आम नस्ल की शहद की मक्खियाँ तब हमला करती हैं जब कोई शख्स उनके छत्ते को हाथ लगाता है, मगर अफ्रीकनाइज्ड नस्ल की शहद की मक्खियाँ चूँकि ज़रूरत से ज़्यादा वहशी होती हैं, इसी वजह से वो काफ़ी किलोमीटर दूर से ही अपने छत्ते की जानिब बढ़ने वाले शख्स पर हमला करने की कोशिश करती हैं। जब ये मक्खियाँ फूलों से पोलन इकट्ठा कर रही होती हैं तो उस वक्त ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती, मगर उसी दौरान अगर कोई इंसान इन पर गलती से पाँव रख दे या फिर उनके काम में रुकावट पैदा करे तो फिर ये गुस्से में आ जाती हैं और रुकावट पैदा करने वाले शख्स पर डिंग मारे बगैर चैन से नहीं बैठती। मगर हैरत अंगेज़ तौर पर इन्हें खुद इस बात का इल्म नहीं होता कि वो डिंग मारकर खुद भी जिंदा नहीं बचेंगी। दरअसल उन मक्खियों का डिंग एक दांतों वाले चाकू की तरह का होता है, जिसके दांतों की डायरेक्शन ऊपर की जानिब होती है, और जब ये डिंग किसी भी इंसान के जिस्म में मारती हैं तो डिंग के दांत इंसान के जिस्म की स्किन में फंस जाते हैं। बस उसी वजह से अब इस डिंग का इंसान की जिस्म की स्किन से बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
इस दौरान शहद की मुखी जब इंसान के जिस्म की स्किन से अपना डिंग बाहर निकालने के लिए जोर लगाती है तो उसका डिंग इंसान के जिस्म की स्किन से बाहर निकलने के लिए शहद की मुखी से ही अलग हो जाता है। न सिर्फ डिंग बल्कि हैरत अंगेज तौर पे शहद की मुखी के मसल्स और इसको बॉडी के कई हिस्से भी डिंग के साथ ही अलग हो जाते हैं, जिस वजह से शहद की मुखी मौके पर ही दम तोड़ देती है। वो इंसान खुश नसीब होता है जिसे सिर्फ एक ही शहद की मुखी ने डिंग मारा हो, वरना ये मक्खियाँ ज़्यादातर तो एक साथ इकट्ठी होकर ही डिंग मारती हैं। उनके छत्ते के पास से गुजरते हुए अगर एक मुखी ने भी किसी इंसान को डिंग मार दिया तो उसी वक्त छत्ते में मौजूद सारी वहशी मक्खियाँ वहीं पहुंच जाती हैं। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर बाकी सारी मक्खियों को पता कैसे चलता है कि हमला कहाँ और किस पर करना है। दरअसल जो शहद मक्खियाँ अपने छत्ते में जमा करती हैं वो सिर्फ उनके अपने खाने के लिए ही होता है, और ये शहद मक्खियाँ दरअसल अपने बुरे वक्त के लिए जमा करती हैं, ख़ास तौर पे तब जब पोलिन का सीज़न नहीं होता है। अपने छत्ते की हिफाजत के लिए कई मक्खियाँ उस छत्ते के आसपास बारी बारी पहरा देती रहती हैं। जब कोई इंसान उनके छत्ते के करीब आता है तो वो दूर से ही उसे सूंघ लेती हैं, और अगर कोई एक भी शहद की मुखी उस इंसान को डिंग मारने में कामयाब हो जाए तो उसी दौरान उनके अंदर से एक केमिकल नुमा निकलता है जिसे फेरोमोन कहा जाता है। अब माहिरीन का कहना है कि जैसे ही फेरोमोन हवा में फैलता है तो ये फेरोमोन वहाँ आसपास मौजूद बाकी तमाम शहद की मक्खियों के लिए अलार्म सिग्नल का जरिया बनता है। अब वो तमाम मक्खियाँ जो उस वक्त अपने छत्ते की हिफाजत के लिए ड्यूटी दे रही होती हैं फेरोमोन को सूंघकर फौरन वहाँ पहुँच जाती हैं और उस इंसान पर हमला कर देती हैं। नाज़रीन, जब कभी आपको कोई शहद की मुखी डिंग मारे तो फौरी तौर पर उस जगह से भाग जाना ही बेहतर होता है। इन शहद की मक्खियों का डिंग मारना इंसान के लिए किस हद तक खतरनाक होता है ये भी जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दरअसल जब ये डिंग हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो ये उस वक्त एक जहर हमारे जिस्म में छोड़ जाता है जिसे मेलेटन भी कहा जाता है। अब इंसान की बॉडी इस मेलेटन से लड़ने के लिए फौरी तौर पर काम करना शुरू कर देती है, जिस वजह से बॉडी का वो हिस्सा जहाँ डिंग मारा गया हो वो हिस्सा सूजकर लाल हो जाता है। असल में ये हमारी बॉडी का एक कुदरती रद्दमल ही होता है जो कि मेलेटन से लड़ने के लिए बॉडी में डिंग मारे जाने वाले हिस्से को सूजने पर मजबूर कर देता है। अगर तो ये डिंग खून की शरियानों के करीब लगता है तो वो खून में शामिल होकर हमारे पूरे जिस्म में फैलना शुरू हो जाता है, जिसके काफ़ी ख़तरनाक नताइज भी हो सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को मेलेटन एलर्जी होती है तो उनकी हालत बिगड़ने के भी काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। उसीलिए अगर कभी भी आपको कोई शहद की मुखी काटे तो उसका डिंग फौरी तौर पर निकालना कभी मत भूलें, क्योंकि जितनी देर तक डिंग आपके जिस्म के अंदर रहेगा वो मुसलसल अपना जहर जिस्म के अंदर पंप करता रहेगा। तो नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो ने भी आपको काफ़ी हद तक लुत्फ़अंदोज़ करने के साथ साथ आपके नॉलेज में भी भरपूर इजाफ़ा किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली मज़ीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। उसी के साथ अब हमें दी इजाज़त। खुदा हाफिज़।